तो जो आज का क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है सर आज एक इलेक्शन हुआ है, उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जिन लोगों को यही नहीं पता कि इलेक्शन भी हुआ है आज, कोई जितना भी है, क्या हुआ है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, उसमें आपके जितने भी पार्लियामेंट होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो उसमें बीजेपी के द्वारा जो बताया गया था कि हम इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे हैं, और एक विपक्ष के थ्रू बताया गया था, तो जो बीजेपी वाला था वो जीत गया है, और अच्छे खासे डिफरेंस से जीता है। अब ज्यादा डिफरेंस से जीतने का मतलब क्या है कि ज्यादा जो एमपी हैं वो बीजेपी के साथ हैं, और ज्यादा एमपी बीजेपी के साथ है, तो ये वाला खतरा खत्म हो गया कि हो सकता है ना इधर उधर चले जाए। तो वो वाला जो डेंजर था गवर्नमेंट के ऊपर, वो खत्म हो गया। गवर्नमेंट जितनी ज्यादा दिन सेम चले, बार बार ना बदले, मार्केट के लिए उतना बढ़िया होता है। क्यों? कंपनी ने अपनी प्लानिंग की होती है। जैसे गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो बीजेपी की जो रणनीतियां हैं, जो नीतियां, उनके हिसाब से कंपनी ने प्लानिंग करके अपने प्लान बनाए 15-20 साल के। अगर बीच में ही बीजेपी चली जाए और नई गवर्नमेंट आ जाए, तो वो सारी चीज चेंज कर देगी। सारी चीज चेंज करने की वजह से जो हमारे देश की और दूसरे देश की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, उन पे इफेक्ट आएगा, उनके प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से। अगर गवर्नमेंट सेम चलती रहती है तो उनके प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आता है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि चाहे गवर्नमेंट अच्छी हो या बुरी, अगर गवर्नमेंट नहीं बदलती है तो इसे पॉजिटिव माना जाता है। तो अब अगर वाइस प्रेसिडेंट भी इसी गवर्नमेंट का आ गया, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल ठीक है कि भैया गवर्नमेंट यही रहेगी अगली बार भी, तो इस वजह से इसे पॉजिटिव माना जा रहा है। अब ये सेंटिमेंट किस किसका ठीक करेगा? अपने देश के लोगों का तो ठीक करेगा, एफआईआई का भी ठीक करेगा। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि एफआईआई का भी मूड ठीक हो जाए, अगर वो डरे बैठे होंगे कि भाई 2029 में इलेक्शन आने वाला है, 2026 में भी एक बड़ा इलेक्शन है, तो कुछ ना कुछ सेंटिमेंटल सुधार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी है बस, इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इफेक्ट मार्केट पे नहीं है। ओवरऑल ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। कोई क्वेरी हो तो बोलिए, मार्केट से रिलेटेड चाहे कोर्स से रिलेटेड। वैसे भी सर जो नए बिजनेस ओनर्स होते हैं या कंपनी होती है वो चाहती हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल हो एटलीस्ट, कि इतने समय तक हम, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, उनकी कुछ नई पॉलिसी आ गई, टैक्स से रिलेटेड कुछ नया आ गया, तो फिर इनका अलग मतलब जो भी बिजनेस साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी। कुछ नए फाइनेंशियल में कुछ नया आ गया, तो इसलिए अभी उन्हें पता है कि गवर्नमेंट स्टेबल है, चलते जाओ। हाँ, तो गवर्नमेंट स्टेबल होना पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए। तो आज का इलेक्शन जीतने से ये कंफर्म हो गया कि अभी गवर्नमेंट स्टेबल है, तो बस ये थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कल को मार्केट गिर नहीं सकती, ऐसा भी हो सकता है कल मार्केट खुले और गिर जाए, लेकिन ये न्यूज मार्केट के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद भी गिर जाए, वो एक अलग कारणों से गिरेगी, उसके रीजन अलग होंगे, वो हम अलग से एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये जो न्यूज आई है ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। आप एनालिस्ट बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी न्यूज मार्केट के लिए पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव, और उसका लॉजिक क्या है। तो मैंने आपको ये वाली न्यूज का लॉजिक भी बताया कि ये वाली मार्केट के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों है। और किसी की कोई क्वेरी? सर फैमिली, योर फैमिली इज ओके नाउ सर? हाँ, वो वाइफ को कल दिखाया था रात डॉक्टर को, तो उसने सुबह के लिए टेस्ट लिख दिए थे, तो सुबह टेस्ट में उसको ना रसोली आई है राजधानी में, तो वो दवाई उसे कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। अभी दवाइयाँ लिख दी हैं 3-4 दिन की। थोड़ा पेन है उन्हें, लेकिन ठीक है, कम से कम प्रॉब्लम है सॉल्व भी हो जाएगी। जी जी ठीक है जी। जी, और किसी की कोई क्वेरी है तो बोलिए। ये कुछ सर टर्म्स थे, तो बाद में या तो डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, आप करिए डिस्कस। अभी सर आपने जैसे बोला था कि मॉर्निंग में वैसे देखा करो, तो इसमें जैसे वो एक तो यूज कर रहे थे कि आईसीआईसीआई इसका ये 100 IMA 100 के ऊपर समथिंग है, तो पर एक वो हेज हेज समथिंग क्या होता है, और देन वो जो काल 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 मॉर्निंग में देते हैं, तो उसमें कैश की काल, फ्यूचर की काल, टेक्निकल काल और फंडामेंटल काल, वो 4 टाइप की। मुझे कैश में ये अच्छा लग रहा है, फ्यूचर में ये अच्छा लग रहा मैं है। एक एक करके आंसर। जी जी। पहला क्वेश्चन है आपका कि सर ऐसा कुछ यूज कर रहे थे कि आईसीएआई का एक्सीआई की जो जो स्टॉक है वो ईएमए 100 डे ईएमए के ऊपर चला गया। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मीडियन एवरेज, ठीक है, मतलब 100 डेज का एवरेज है। तो वो ऐसा मानकर चलते हैं कि जब भी कोई शेयर अपने 100 दिन के एवरेज को तोड़ता है, अगर तोड़कर ऊपर चला जाए तो वो बुलिश सिग्नल है,
और तोड़कर नीचे चले जाए तो नेगेटिव सिग्नल है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो जब भी कोई स्टॉक अपने 100 डेज ईएमए को तोड़ता है, अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो वो और ऊपर बढ़ेगा, और अगर नीचे की तरफ गिर कर तोड़ता है तो वो नीचे और गिरेगा। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस वाले मानते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी रूल नहीं होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, बस उसने कुछ रूल बना रखे हैं अपने, उन पे चलता है वो। जिस दिन मैं टेक्निकल एनालिसिस समझाऊंगा उस दिन ये सब चीज बता देंगे आपको। लेकिन आपका क्वेश्चन था सर ये ईएमए क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। ईएमए एक तरह का एवरेज है, 100 डेज तक उसकी जो प्राइस मूवमेंट रही उसका एवरेज, और उस एवरेज से ऊपर या नीचे जाने पे, बेटा एसी का रिमोट किधर है, ये ऊपर या नीचे जाने से वो ये डिसाइड किया जाता है कि ये बुलिश है या बेरिश। बेरिश का मतलब नेगेटिव, बुलिश का मतलब पॉजिटिव। अगली क्वेरी क्या थी आपकी, हेजिंग। जी सर। हेजिंग क्या होता है, हमने कोई चीज बाय की है तो उसे हेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो सारे के सारे तरीके फ्यूचर में है। अब ये फ्यूचर क्या होता है, जैसे हम कैश में ट्रेड करते हैं वैसे ही हम, जैसे मान लीजिए मैं बीएचएल का शेयर खरीदना है तो हम कैश में भी खरीद सकते हैं। और एक होता है कि मैं बीएचएल का शेयर खरीदना तो चाहता हूं लेकिन आज नहीं खरीदूंगा, 1 महीने बाद खरीदना चाहता हूं, तो 1 महीने बाद का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हम कि ठीक है मैं 1 महीने बाद बीएचएल को इस रेट में खरीद लूंगा। सामने वाला बंदा बोलता है ठीक है मैं 1 महीने बाद बीएचएल को इस रेट में बेच दूंगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है फ्यूचर। अब वो फ्यूचर हम खरीद लेते हैं, उसकी पेमेंट होगी 1 महीने बाद। अभी मान लो 5 लाख का स्टॉक है तो हमें अभी सिर्फ 1 लाख देने पड़ेंगे, 4 लाख उधार हो जाएंगे, और हमें वो 1 महीने बाद पूरे पैसे देके वो खरीदना पड़ेगा, या फिर उससे पहले पहले उस कॉन्ट्रैक्ट में से एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड बात है। अब हम कुछ लोग क्या करते हैं हेजिंग करने के लिए, मान लीजिए आपके पास बीएचएल के 2 करोड़ शेयर है। 2 करोड़ शेयर होने का मतलब 200 करोड़ के शेयर है, 200 रुपए का शेयर है, तो 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी खाली बीएचएल में। और अब आपको पता चला है कि कल को जो है बीएचएल के रिजल्ट आने, अब हो सकता है बीएचएल के रिजल्ट बेकार आ जाए और 10% गिर जाए, तो आपके जो 200 करोड़ वो 180 करोड़ रह जाएंगे अगर 10% गिर गया। तो इस रिस्क से बचने के लिए आपने एक दिन के लिए उसे हेज करने का मन किया। हेज का मतलब कि अब अगर ये गिर भी जाए तो मुझे नुकसान ना हो, अगर ये गिर भी जाए तो मुझे नुकसान ना हो। हेज करने के तरीके कई सारे होते हैं, मैं सिर्फ एक बता रहा हूं। आपने कैश में, आपके पास 200 करोड़ के बीएचएल थे, आप उसे फ्यूचर में 200 करोड़ के बीएचएल बेच दो फ्यूचर में, तो अब अगर वो गिर भी गया तो जितना लॉस आपको कैश में होगा उतना ही प्रॉफिट फ्यूचर में हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको लॉस नहीं होगा। तो ये हेजिंग करने का एक तरीका है। हेजिंग करने का सबसे बेकार तरीका यही है, और भी अच्छे अच्छे बहुत हैं, लेकिन वो मैं आपको NISM 8 में समझाऊंगा, और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड है। बस एक फ्यूचर एंड ऑप्शन से कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर मैं इस क्लास में समझाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बेसिक नहीं आया ना अभी आपको, वो मैं NISM 8 में ही समझाऊंगा। अगली क्वेरी थी आपकी, उसमें बताइए क्या थी वो। म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी हाँ, मॉर्निंग में जैसे वो उनके जो होते हैं डाटा, तो वो बोल रहे थे कि मैंने जैसे कैश में ये पिक किया है, फ्यूचर में ये स्टॉक पिक किया है, टेक्निकल में ये स्टॉक पिक किया है, और फंडामेंटल में ये स्टॉक पिक किया है, और एक कुछ होता है 5 टाइप का बोलते हैं कि उसमें हमें ये अच्छे लग रहे हैं, कैश में ये, फ्यूचर में ये, टेक्निकल में ये, फंडामेंटल में ये। चलिए बता सकते हैं, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम कैश में तो खरीद सकते हैं। मान लीजिए मुझे बीएचएल खरीदना है तो मैं कैश में तो खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने बीएचएल में 1 लाख रुपया लगाया और वो 2% बढ़ता है तो मुझे 1 लाख लगा के 2,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्यूचर के केस में क्या होता है, वही 1 लाख का स्टॉक खरीदने के लिए आपको सिर्फ 20,000 देने पड़ते हैं। अब वो 1 लाख का स्टॉक खरीदने के लिए आपने सिर्फ 20,000 दी और वो 2% बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट 2,000 का ही होगा। तो यानी कि कैश में जिस 1 लाख रुपए से 2,000 मिल रहे थे, पोजीशन अगर फ्यूचर में बनाई जाए तो सिर्फ 20,000 मतलब बड़ा तो बीएचएल 2% है, लेकिन फ्यूचर में वो 1 लाख का स्टॉक 20,000 देके मिल जाता है, कैश में पूरे पैसे देने पड़ते हैं। तो फ्यूचर में आप लगते हैं, इस वजह से आपका लॉस परसेंटेज में ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अगर आप बीएचएल 2% पड़ेगा तो आपको प्रॉफिट 2,000 होगा, लेकिन वो 20,000 लगा के ही हो गया, तो 10% बन गया। लेकिन सर ये लेकिन उसमें जैसे वो स्टॉक्स अलग अलग देते हैं कि कैश में ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, फ्यूचर में आपको जाना है तो ये स्टॉक खरीदिए, टेक्निकल में ये स्टॉक खरीदिए, और फ्यूचर इसमें फंडामेंटल के लिए जाना है तो ये स्टॉक खरीदिए। 4 स्टॉक अलग अलग देते हैं। जो चारों तरह का बताया, उन्होंने कहा कि कैश में खरीदना है तो ये वाला स्टॉक खरीद लीजिए। मतलब जो ट्रेडर के पास पैसे कम है, जो ट्रेडर थोड़ा सा माल लेना चाहता है, 10, 20, 50 हजार की कैपिटल है, वो कैश वाला स्टॉक ले लीजिए। अब फ्यूचर वाले ट्रेडर के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो फ्यूचर में भी सारे के सारे स्टॉक का फ्यूचर नहीं होता है। टॉप 100, टॉप 200 कंपनी, 500 कंपनीज ही फ्यूचर में है ना।
देखो निफ्टी की सारी कंपनियां फ्यूचर में, मिड कैप निफ्टी की भी सारी हैं और स्मॉल कैप की भी सारी हैं, बस यही कंपनी। तो अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो फिर वो उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि हम फ्यूचर वालों के लिए भी एक ट्रेड बताएंगे। तो फिर वो उन फ्यूचर वाले स्टॉक में से छाट के एक स्टॉक बता रहे, चाहे तो आप उसे कैश में खरीद लीजिए, बात सेम है, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये वाला फ्यूचर में भी है, आप फ्यूचर में खरीदना चाहो तो फ्यूचर में खरीद सकते हो, कैश में भी खरीदोगे तो सेम चलेगा वो। ठीक। तीसरा आपने बोला वो फंडामेंटल एनालिसिस, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारा फंडामेंटल है, और टेक्निकल क्या होता है वो भी मैं एक क्लास लगाऊंगा, वो चार्ट वगैरह देख के। तो जब कोई एनालिस्ट फंडामेंटली कोई राय देता है तो फंडामेंटल एनालिसिस हो जाता है, और अगर किसी एनालिस्ट ने चार्ट देख के कुछ बताया कि ये खरीदो तो टेक्निकल हो जाता है। तो वो बताते हैं कि हमने टेक्निकली निकाला है स्टॉक या फिर फंडामेंटली। और कोई क्वेरी? सर आपका जीएसटी कम होने से सीमेंट स्टॉक पर फर्क पड़ेगा ना, अंबुजा वगैरह में? जीएसटी कम होने से अंबुजा पे फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं, तो इस बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए सोच लीजिए, मैं अंबुजा कंपनी हूं, मैं सीमेंट बनाता हूं, बनाने पे कोई टैक्स है नहीं, कैसे बनाता हूं, पहाड़ तोड़ता हूं, पहाड़ में से ही सीमेंट निकलता है, उसी प्रोसेस करके कुछ केमिकल के साथ, और मैं बना लेता हूं। अब आप कह रहे हो कि जो आउटपुट टैक्स था मेरा, जो मैं सीमेंट का कट्टा बेचता था, उस पर जीएसटी कम हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर आप घर बना रहे हो और आपको सीमेंट का कट्टा 400 की जगह 420 की जगह 410 का मिलने लग जाए, तो क्या 100-150 कट्टे फालतू लगा दोगे? नहीं लगाएंगे सर, 10-15 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, इतना ही आएगा, 10-15 रुपए का डिफरेंस आएगा। अगर 10% टूटा है जीएसटी, 400 रुपए का कट्टा है तो 30-35 रुपए कम हो जाएगा, तो भी आप एक्स्ट्रा नहीं लगाने वाले, आपके जितने कट्टे लगने थे उतने ही लगेंगे, बस ओवरऑल आपकी कॉस्टिंग कम होगी। अब सीमेंट कंपनी को फायदा है या नहीं है, मैं बता देता हूं क्या फायदा है। तारकोल वाली सड़कें बनने की जगह सीमेंट वाली बन सकती हैं, भाई सीमेंट सस्ता हो गया, तो जो सड़कें तारकोल की बनने वाली थी उसकी जगह पर सीमेंट यूज होगा, क्योंकि तारकोल पे जीएसटी नहीं घटा है, सीमेंट पे घट गया है। तो कंपैरिजन कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि देखो, जो सड़कें तारकोल से बन रही थी गवर्नमेंट की, अब वो सीमेंट से बनाएगी, सीमेंट सस्ता पड़ेगा 10%। ठीक। अभी तक गवर्नमेंट क्या करती थी, जो बड़ी बड़ी सड़कें होती थी वो तारकोल से बनाती थी, और जो गली कुच्चों की छोटी छोटी सड़कें होती थी वहां पर तारकोल वाली मशीन नहीं चल पाती है, इसलिए गवर्नमेंट उसको जो है सीमेंट से बनाती थी। लेकिन अगर सीमेंट सस्ता पड़ने लगेगा तारकोल से, तो गवर्नमेंट बड़ी वाली सड़कें भी सीमेंट से बना देगी। कुछ हाईवे गवर्नमेंट ने बनाए हैं सीमेंट से, यूपी में तो बहुत सारे हाईवे हैं जो दिल्ली तक जा रहे हैं। तो सीमेंट कंपनियों को ओवरऑल लॉन्ग टर्म में फायदा है जीएसटी कम होने का। बिल्डर्स सर अब ये जो बिल्डर्स पे आ जाते हैं। बिल्डर प्लॉट्स बेच देते थे, अगर वो बिल्डिंग बनाते तो उन्हें महंगी पड़ती थी। अब अगर उन्हें सीमेंट पे भी, रेत बजरी पे भी, सब चीजों पे जीएसटी कम हो गया है, लोहे पे भी हुआ है, लकड़ी पे भी हुआ है, सब चीजों पे हुआ है, तो ओवरऑल उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो बिल्डर ज्यादा से ज्यादा मकान बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मकान बनाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी सीमेंट की। तो अल्टीमेटली सीमेंट कंपनी को प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन डायरेक्टली कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सीमेंट तो जिसने जितना लगाना है उतना ही लगाना है, ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो जीएसटी कम करने का बेनिफिट है, ये मार्केट को डायरेक्टली किसी को भी नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर ओवरऑल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी विल इंक्रीज एंड विल बी बेनिफिट ऑल कंपनीज इंडिविजुअली एंड जॉइंटली। जी क्वेरी बोलिए सर सूर्यवंशी जी। एफएमसीजी वाले बोल रहे हैं कि सर हम प्राइस तो घटाएंगे नहीं, थोड़ा सा जैसे बिस्किट है 5 रुपए वाला, तो 2-3 बिस्किट और ज्यादा डाल देंगे। हाँ, देखिए वो इसलिए नहीं घटाएंगे, एक तो गवर्नमेंट का रूल है कि आप 4.5 रुपए का पैकेट बना ही नहीं सकते, आपको राउंड ऑफ फिगर में ही बिस्किट निकालना है, तो उन्हें यही करना पड़ेगा। वो पहले उन्होंने क्या करा था, प्राइस जब उन्हें घटाने होते थे तो प्राइस बढ़ाने होते थे तो बढ़ाने की जगह बिस्किट कम कर देते थे। अब जब उन्हें प्राइस घटाने हैं तो बिस्किट बढ़ा देंगे, वो उसकी फिगर को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, पहले 40 रुपए में 500 ml आती थी, फिर 600 आने लगी, अभी 750 आ रही है ना। कोल्ड ड्रिंक की बोतल पहले 90 रुपीज की 2 लीटर आया करती थी, फिर 2.25 लीटर आने लगी, अभी 2.25 आ रही है। तो यही रूल्स हैं, ये उनके अगेंस्ट नहीं चल सकते। और कोई शुरू करेंगे सर, ये इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, ये भी डेरिवेटिव फॉर फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड है, उसमें ये पूरा समझाया जाएगा एनआईएसएम 8 में, और अच्छे से समझाया जाएगा। और एनआईएसएम 15 से डबल है। अच्छा, तो यानी कि एनआईएसएम 8 जो है डबल कोर्स है एनआईएसएम 15। नहीं, फीस मतलब जो आपका 10,000 है या जो कोर्स का फीस है? हमारे वाली फीस
NISM 8 की 10,000। और इसकी हेलो सर। गुड इवनिंग मैम। बोलिए सर, बोलिए रस्तोगी जी, बोलिए आप। हाँ नहीं सर, और बाकी जो एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं उसका फीस एक ही? वो उतनी है, 1500 ही है। अच्छा तो राधा मैम सर कोई बोलिए। Sir, I फीस will join. Sir, I will join you afterwards, sir. I've applied for NSM 8. So I'm preparing for that, sir. In the month of October, I'm writing the exam. बहुत बढ़िया। So I'll be joining afterwards, sir. Same NSM 15 again. I will join. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सर मैं कह रहा हूँ फीस कम से कम 1,00,000 रखो, 10,000 में कुछ नहीं होगा सर। जो कोर्स है, जो लर्निंग है, कम से कम ₹1,00,000 से ऊपर की है। सोच तो रहा हूँ सर मैं सूर्यवंशी जी कि अगली बार फीस बढ़ा दूं। मैंने कहा भी था कि पहला बैच है इसलिए 10,000 में पढ़ा रहे हैं, अगले बैच में फीस बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जब तक नहीं बढ़ रही है तब तक मैं 10 बता रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने पंकज सर से मेहनत सर पुराना स्टूडेंट के लिए 10,000 ही रखिएगा। पुराने स्टूडेंट के लिए 10,000 रुपए, नए जी हाँ स्टूडेंट सर, एटलीस्ट जो इसमें से बैच ज्वाइन करना चाहेंगे आगे उनके लिए तो 10,000 ही हाँ रखिए। सर, ये 10-11 लोग जो ज्वाइन करें इस बैच में उनके लिए 10,000 रखना का, कि आपने बोल दिया उसका 10,000। ये दिवाली का डिस्काउंट ही समझ के चलिए। राधा जी मैं एक बात पूछना चाह रहा था मैम आपसे, आप कौन सा कोर्स करने की बात कर रही हैं? NISM 8 कर रही हैं कि NISM 15? अच्छा राधा जी चली गई हैं। ओके ओके, वो शायद अच्छा इस वाले बैच में आ गई हैं, उन्होंने NISM 15 नहीं किया अभी तक हमसे, उन्होंने NISM 8 कर लिया है। तो वो कह रही हैं कि मैं NISM 8 पहले क्लियर कर रही हूँ, NISM 15 वो क्लियर है पहले से, लेकिन वो कह रही है मैं बिना पढ़ी पास हो गई थी, तो इसलिए वो NISM 15 कह रही है सर मैं आपसे दोबारा पढ़ूंगी, हालांकि मैं पास हो चुकी हूँ लेकिन नॉलेज नहीं है, इसलिए वो दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है। तो चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब हम क्लास स्टार्ट, कोई क्वेरी नहीं है अभी सर NISM 8 करने के लिए NISM 15 क्लियर करना जरूरी है जी। NISM 15 के बिना 8 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं, छोटा सा रिवीजन लेंगे जो पढ़ा चुके हैं और फिर उसके आगे का पढ़ेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम आज मैं सिखाने वाला हूं। हमने पढ़ा था रिसर्च एनालिस्ट कौन है सर? एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल उसे बोलते हैं जिसने कोई डिग्री ली हो, कोई स्पेशलाइज नॉलेज हो उसके पास, और इसके पास डिग्री कौन सी होती है? NISM 15 की, और स्पेशलाइज नॉलेज क्या होती है इसके पास? फाइनेंशियल्स की। करता क्या है सर? ये एनालाइज करता है, क्या एनालाइज करता है? मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करता है, फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकाल कर बताता है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है और रिपोर्ट लिखता है। किस चीज पे लिखता है रिपोर्ट और किस चीज पे रिकमेंडेशन देता है सर? स्टॉक्स पे देता है, बॉन्ड्स पे देता है, अदर सिक्योरिटीज पे देता है। अदर सिक्योरिटी के अंदर म्यूचुअल फंड और IPO इंक्लूडेड है। तो पेपर में म्यूचुअल फंड और IPO आ जाए तो आप कहोगे हाँ कर सकता है। देयर इनसाइट्स हेल्प इन्वेस्टर, जो वो आप रिपोर्ट बनाकर दोगे रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद, उसकी हिसाब उसकी वजह से इन्वेस्टर को भी इनसाइट्स मिलेंगी, फंड मैनेजर को भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी। आप इनको किसी को भी दे सकते हो जिससे कि ये लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। चलिए इसके बाद हमने बताया था इस आपके रोल क्या होते हैं रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद। तो आपका रोल होता है कि आपको एक तो एनालिसिस करना है। एनालिसिस किसका करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है 4, कौन कौन सी? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या PL अकाउंट, थर्ड इज कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, और फोर्थ इज नोट्स टू अकाउंट्स। कुछ रेशोज भी कैलकुलेट करते हो, वो आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, वो हम आगे लेसन में पढ़ाएंगे। इंडस्ट्री एंड मार्केट की रिसर्च भी कर लेते हो आप क्या करते हो? खाली पूरी इकोनॉमी की रिसर्च भी कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज की रिसर्च भी कर सकते हो, और किसी एक सेक्टर की भी रिसर्च कर सकते हो, और उस पर भी रिपोर्ट बनाकर दे सकते हो। जरूरी नहीं है खाली स्टॉक्स पे ही दोगे, आप सेक्टर पे भी रिपोर्ट बनाकर दे सकते हो। और क्या करते हो आप रिकमेंडेशन करते हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, फाइनेंशियल चेक करते हो कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह, और टेक्निकल एनालिसिस करते हो। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आप क्या करते हो? चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर लगाते हो, और उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट करते हो कि ये शेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और इसी रिकमेंडेशन के लिए आपने ये डिग्री ली है, तो रिकमेंडेशन भी आप ही कर सकते हो और कोई कर भी नहीं सकता है। और वैल्यूएशन भी करते हो, आपकी शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसके बहुत सारे मेथड हैं, वो अगले लेसन में हम आपको सिखा देंगे, जैसे DCF अप्रोच, कैश फ्लो, PE मल्टीपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था रिपोर्ट राइटिंग करते हो, और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए।
उसके बाद हमने आपको बताया था रिस्क असेसमेंट और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी भी आप बनाते हो, और फिर बताया था रिसर्च एनालिस्ट होने के लिए ये इनमें से कोई एक आप बन सकते हो या सारे भी बन सकते हो। पहला था इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, जो इक्विटी की रिसर्च करता हो। दूसरा था डेट रिसर्च एनालिस्ट, जिसे फिक्स इनकम एनालिस्ट भी बोलते हैं। तीसरा था सेक्टर एनालिसिस, जो सिर्फ सेक्टर की रिसर्च करता है। फोर्थ इज मैक्रो, जो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की या फिर किसी कंपनी, किसी इंडिया की या किसी भी कंट्री की जीडीपी, कंट्रोल डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा और नेशनल इनकम, इन सब पे रिसर्च करता है। और टेक्निकल एनालिसिस वो जिसे कुछ नहीं आता सर, मुझे तो सिर्फ चार्ट आते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस। यहां तक किसी की कोई क्वेरी? उसके बाद 5 चीजें मैंने बताई थी, अगर आपके अंदर ये 5 चीजें नहीं होंगी तो आप अच्छे एनालिस्ट नहीं बन पाओगे। पहला, एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स मतलब आपको बातें 2 बताई जाए, समझ में 10 आ जाए। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आनी चाहिए। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना चाहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, हमने डाटा दिया आपके तो उसके अंदर की चीजें आपको अपने आप समझ में आ जानी चाहिए। और लास्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपकी कम्युनिकेशंस भी अच्छी होनी चाहिए। करियर पाथ एंड सर्टिफिकेशन मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर NISM 15 करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में या बिजनेस में। इनमें से कोई नहीं भी हो तो NISM 15 12th पास भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें हो तो जरा ज्यादा अच्छा है। अगर ये भी ना हो तो आप MBA फाइनेंस भी हो सकते हो, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हो सकते हो, या फिर कोई हायर रोल्स भी हो सकता है ये डिग्री ले। सर्टिफिकेशन कौन कौन सी कर सकते हो आप? सर NISM 15 कर सकते हो। रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, जरूरी है अगर इंडिया में काम करना है तो सेबी द्वारा कर सकते हो। CFA, इससे आपको नॉलेज मिलेगी, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है लेकिन इंडिया में नहीं है। ग्लोबल रिकॉग्नाइज हो जाएगा, आप CFA कोर्स कर लो कहीं से भी, लेकिन अमेरिका में जाके जॉब कर लेना, इंडिया में वैलिड नहीं है। FRM कर लेना, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, बहुत बढ़िया कोर्स है लेकिन इंडिया में नहीं चलेगा। इंडिया में इन कोर्स के साथ साथ आपको NISM 15 भी क्लियर करना पड़ता है, तब इन कोर्स की वैल्यू बढ़ती है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी तो हैंड रेज कीजिए, बहुत सारे हैंड रेज हैं। जी सतीश जी, आप क्वेरी बोलिए पहले। सतीश जी, और किसी की क्वेरी थी? रामू जी आपकी थी? अच्छा, राम नाम के कोई दूसरे स्टूडेंट उनकी थी, बताइए। किसी की कोई क्वेरी है तो बोलिए। कोई क्वेरी नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, द रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन इज अ क्रिटिकल रोल इन फाइनेंशियल मार्केट, हेल्पिंग इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए भी आप काम करते हैं, एंड कंपनीज मेक इन्फॉर्म डिसीजन विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, मार्केट की नॉलेज एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज जो आपके अंदर होती है। रिसर्च एनालिस्ट प्ले अ की रोल इन शेपिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट। आप अपनी कंट्री कैसा काम कर रही है उस पर भी अच्छी रिसर्च करते हैं, और कंपनी के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर जो अलग अलग कंपनीज हैं वो कैसा काम कर रही है उस पर भी आप अच्छी सी रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च के हिसाब से ही आप इन्वेस्टर को बोलते हैं इसमें पैसा लगाइए या ना लगाइए। फिर इन्वेस्टर आपकी राय पे फेथ करके उसमें पैसा लगाते हैं, तो अच्छी कंपनी को पैसा मिल जाता है, इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिल जाता है और आपको मिलती है फीस। तो इसलिए आपका एक बहुत बड़ा रोल है। और मार्केट में म्यूचुअल फंड मैनेजर और शेयर ट्रेडिंग वाले जो एंजल ब्रोकिंग के अंदर जो अपने एनालिस्ट हैं, और बैंक्स में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जो बैंक जो आपके एनालिस्ट हैं, इन सबको आपकी जरूरत है, रिसर्च एनालिस्ट की इन सबको जरूरत होती है। इनकी टीम में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उनके पास ये डिग्री होना जरूरी है, उसके बिना वो जॉब ही नहीं कर सकते। फिर डिग्री अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, और डिग्री ये वाली एकदम से पास नहीं होते हैं, अच्छे से पढ़ोगे तब जाके पास होगे। पास होने के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 50% मार्क्स चाहिए विद नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, वाले हैं ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट क्या होता है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें खाली हम गुड्स को खरीदने खर्चे ही लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में तो याद कर लीजिए वो 3 चीजें आती हैं, सेल्स माइनस सेल रिटर्न, मतलब सेल करी आपने 100 रुपए की, 10 रुपए की वापस आ गई तो 90 रुपए की बची वो लिखा जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक आपके पास एट द एंड ऑफ ईयर बच गया वो 50 रुपीज का, वो लिखा जाएगा बस। और यहाँ पर टोटल कर दिया जाएगा 140।
यहाँ पर भी टोटल आ गया आपका 140। फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है, यानी कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपके पास स्टॉक कितना था, पूरे साल में आपने परचेज कितनी करी, मान लीजिए 80 रुपीज की करी, उसमें से रिटर्न कितनी आई, मान लीजिए 20 आई, तो 60 लिखोगे यहाँ। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब बनाने से रिलेटेड, वेजीज आपने कितने पे करे, मान लीजिए 10 की है, ये 5 की और ये 5 की है, तो अब ये 140 में से सब लेस होएगा। ये कितना है, 10 प्लस 60 70 प्लस 10 80 और प्लस 90 140 में से लेस होगा, तो 50 रुपीज क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए कॉस्ट ज्यादा हो जाए और सेल कम, तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, वो इधर की साइड लिखा जाता है। अगर प्रॉफिट आएगा तो इधर लिख देंगे, लॉस आएगा तो इधर लिख देंगे। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, डेबिट साइड में सर राइट में प्रॉफिट और लेफ्ट में नेगेटिव। ओके, लॉस, ये लेफ्ट साइड है मेरा, लेफ्ट हाँ लॉस, और राइट साइड में लॉस। ओके ओके ओके, हाँ थैंक यू सर। तो डेबिट साइड में क्या क्या लिखे जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। अगर डिफरेंस बचता है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो डिफरेंस डेबिट में आ जाएगा, डेबिट साइड वाला प्रॉफिट हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर की साइड आते हैं तो ग्रॉस लॉस हो जाता है। भाई जब कॉस्टिंग ज्यादा आ गई और सेल कम हुई है तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको मुझे नहीं लगता कोई क्वेरी होनी चाहिए, अगर किसी की है तो वो पूछ सकता है। तो ट्रेडिंग जी जी बोलिए रस्तोगी जी, क्वेरी। इसको एक बार थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिए थोड़ा, लेफ्ट राइट में क्या क्या है। देखिए ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, हम इसे लेफ्ट साइड नहीं बोलते, हम इसे डेबिट साइड बोलते हैं। और ये क्रेडिट साइड है। हमेशा के लिए याद रख लीजिए, लेफ्ट साइड डेबिट ही होती है और राइट साइड क्रेडिट ही होती है। जितनी भी इनकम से रिलेटेड आइटम होती है वो क्रेडिट की जाती है, यानी कि सेल। अब सेल अगर ज्यादा है 140 की, कॉस्ट है 90 की, तो जो 50 रुपए बचेगा वो प्रॉफिट ही बचेगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से कॉस्ट ज्यादा हो जाए और सेल की प्रॉफिट की वैल्यू कम हो, तो फिर जो बचेगा वो लॉस बचेगा, फिर वो ग्रॉस लॉस लिखा जाएगा यहाँ पर। यही बताया है बस। कोई क्वेरी किसी की इसमें ट्रेडिंग में नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो ऊपर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट ये वाला हुआ था, ये इधर आ जाएगा। और अगर ग्रॉस लॉस हुआ होगा तो इधर आएगा। तो वही वाला ग्रॉस प्रॉफिट जो ऊपर हुआ था वो नीचे आ गया। फिर जितनी भी इनकम है आपकी, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ या कमीशन रिसीव हुआ या और भी कोई इनकम होगी तो इधर लिखी जाएगी, और सारे एक्सपेंसेस इधर लिखे जाएंगे बेचने से रिलेटेड। और इसके बाद जो बचेगा, अगर आपका इधर बचा तो प्रॉफिट होगा, उसे नेट प्रॉफिट बोल देंगे। इधर बचेगा तो उसे नेट लॉस बोल देंगे। जो भी होगा वो आप लिख लोगे। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ट्रेडिंग जैसा ही है, बस खरीदने और बनाने से रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में आते हैं, बेचने से रिलेटेड एक्सपेंस पीएल में आते हैं। पीएल का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होता है। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर लेकिन जैसे डिपार्टमेंट की कोई सैलरी स्लिप होती है तो उसमें लेफ्ट साइड में ऑल द क्रेडिट्स और राइट साइड में ऑल डिडक्शन ऐसे होता है। तो राइट साइड में हो गया डेबिट और लेफ्ट साइड में क्रेडिट। ऐसा हो सकता है, डिपार्टमेंट के लिए तो खर्चा है ना आपकी सैलरी, इसलिए आपकी सैलरी डेबिट साइड में डाल देते हैं वो अपने लिए। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सारी इनकम्स क्रेडिट होती हैं, ये रूल है। तो ट्रेडिंग समय सारे खर्चे डेबिट में डाल दिए और सारे इनकम जो है क्रेडिट में डाल दिए। अब जब आपको सैलरी स्लिप बना कर दी तो आपकी सैलरी डेबिट में डाल दी, क्योंकि उनके लिए तो खर्चा ही है, आपके लिए तो प्रॉफिट है। तो आप थोड़ी अकाउंट बना रहे हो, अकाउंट बना रही है कंपनी, तो कंपनी के लिए वो खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट करेगी। जितनी चीजें आपने एडवांस, अब आपका अकाउंट अगर वो बना रही है तो सैलरी क्रेडिट कर देगी, समझिए। अगर वो पीएल है तो सैलरी डेबिट करेगी, लेकिन अगर आपके अकाउंट में लिख रही है तो क्रेडिट करेगी। सैलरी उसने आपको देनी है तो क्रेडिट करेगी, और जो एडवांस आपने ले लिया होगा, जो लोन की किस्त आपकी कटनी होगी, वो डेबिट करेगी। ठीक है, ठीक है सर। में
आपकी सैलरी क्रेडिट में दिखती है, लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट में दिखती है, क्योंकि पीएल अकाउंट में उसका खर्चा है वो, और खर्चे डेबिट में ही दिखते हैं। लेकिन जब वो आपका अकाउंट बना रही होगी तो यहाँ पर खर्चा और प्रॉफिट ही देखा जाता, यहाँ देखा जाता है कि किसको देना है और किससे लेना है। जिसको देना कर दो, जिससे लेना है उसे डेबिट कर दो। जब आप बैंक में पासबुक में जाते हो तो बैंक की पासबुक में जो पैसे आपके बैलेंस है वो क्रेडिट होते हैं, और जब आप पैसे विड्रॉ करते हो वो डेबिट होते हैं, क्योंकि वो आपका अकाउंट है, क्योंकि वो आपका अकाउंट है। लेकिन जब बैंक के ही कैश बुक देखोगे, जब उसे पैसा मिलेगा तो वो डेबिट करेगा, जब उसके यहां से पैसा जाएगा तो वो कैश बुक को क्रेडिट करेगा, आपको डेबिट करेगा। ठीक है, काउंटिंग का रूल है, काउंटिंग के हिसाब समझ में आएगा। चलिए रामू जी आपकी क्वेरी बोलिए सर। जो आप अभी बोल रहे थे कि एक्सपेंसेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और जो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हम लिखेंगे। सेलिंग से वो एक्सपेंसेस लिखेंगे उसमें क्यों? एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या है? हमने गुड्स परचेज किया और अंदर आने का कैरेज, भाड़ा, रिक्शा में रख के तो लाए होंगे। अगर लिखा है कैरेज इनवर्ड तो मतलब वो परचेज पे है, तो वो जाएगा ट्रेडिंग में। लेकिन अगर लिखा है कैरेज आउटवर्ड मतलब बेचते समय का है, तो वो जाएगा पीएल में। अगर लिखा है वेजिस, वेजिस मतलब मजदूरी, मजदूरी दी जाती है जो फैक्ट्री में काम करता है, तो वो जाएगा ट्रेडिंग में। लेकिन वो कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया, हाँ है तो एक्सपेंस, लेकिन जाएगा ट्रेडिंग में। और अगर लिखी है सैलरी, सैलरी किसे दी जाती है? जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो वो जाएगा पीएल में। तो वेजिस जाएगी ट्रेडिंग में और सैलरी जाएगी पीएल में। और कोई क्वेरी? हाँ, किसी का हैंड रेज हुआ था, बोलिए आपकी क्वेरी क्या थी? कोई क्वेरी नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग और पीएल मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है, डिटेल जी। राम कुमार जी क्वेरी बोलिए सर। फ्रेट सर क्या होता है? फ्रेट फ्रेट मतलब भाड़ा, भाड़ा मतलब जब आप रिक्शा से आते हैं तो वो वाला जो आपको देना पड़ता है, किसका है? ओके सर, उठाओ मतलब देख जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन बता रहे हैं, ऐसे भी हो सकती है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना आपका, ये वाला, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था, इसमें सारी इनकम ऐड कर दो और सारे एक्सपेंसेस जो है लेस कर दो। अब जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट है। तो ये वाली बात हमें यहां से भी समझ में आ गई। यही चीज मैंने नीचे लिख कर दे दी। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम ऐड कर दो और एक्सपेंसेस लेस कर दो, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हमें पता है इसमें क्या नया बताना है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की होती है, इसे याद करना है आपने। एक तरफ जिसे हम डेबिट साइड बोलते थे, बैलेंस शीट में उल्टा होता है। बैलेंस शीट में ये वाली साइड को एसेट साइड बोलते हैं और ये वाली साइड को लाइबिलिटी साइड बोलते हैं। और अगर एक्चुअल में बताऊं तो सारी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है और सारी एसेट डेबिट होती है। मतलब बैलेंस शीट में उल्टा हो जाता है। डेबिट साइड में क्रेडिट वाले आइटम लिख देते हैं और क्रेडिट साइड में डेबिट वाले आइटम लिख देते हैं, लेकिन वहां पर तो डेबिट क्रेडिट ना बोल के लाइबिलिटीज और एसेट बोला जाता है। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जो आपकी संपत्ति है। अब संपत्ति दो तरह की हो सकती है, या तो वो फिक्स एसेट होगी या वो करंट एसेट होगी। फिक्स एसेट वो जो बहुत ज्यादा वैल्यू की है, करंट एसेट वो जो कम वैल्यू की है, जो डेली चेंज हो जाती रहती है। अब फिक्स एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल जिसे छुआ जा सके, टचेबल, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब। तो टेंजिबल एसेट मतलब जिसे छुआ जा सके, इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसे छुआ ना जा सके, जैसे कि सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट्स, इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो फिक्स एसेट दो तरह की हो सकती है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। पेपर में ये नहीं आएगा। पेपर में क्या आएगा? बताओ पेटेंट कौन सी एसेट है? बताओ पेटेंट कौन सी एसेट है? तो कुछ लोगों को पहले तो ये टेंशन, पेटेंट एसेट भी है। इंटेंजिबल। तो कौन सी एसेट है? फिक्स एसेट। तो ये याद करना है। गुडविल, गुडविल बताओ कौन सी एसेट है?
ये भी इंटेंजिबल है सर। इंटेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल जो छुई ना जा सके, इंटेंजिबल, लेकिन है फिक्स एसेट। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर्स, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल है, अपने पास लिख लीजिए और याद भी करने हैं, पेपर में आ सकते हैं। तो फिक्स एसेट मैंने बताई, एसेट दो तरह की होती है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। और फिक्स एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। चलिए इसका ग्राफ बना देते हैं, आप भी अपने पास बुक पे बना लेना। देखिए, एसेट दो तरह की होती है, फिक्स एसेट, करंट एसेट। फिक्स एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब अगर आपसे मैं कहूं कि गुडविल क्या एक फिक्स एसेट है, तो आप कहोगे हाँ, लेकिन उसका बिल्कुल सही आंसर अगर देना हो तो आप कहोगे गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। तो अभी मैंने आपको फिक्स एसेट समझाई है। फिक्स एसेट वो जो वैल्यू में ज्यादा होती है, तो उसके अंदर दो तरह की एसेट आती है, एक टेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब जो डेली चेंज नहीं होती हैं, और एक होती है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। अब जो एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसे बोलते हैं करंट एसेट। एंटनी जी कोई क्वेरी है तो बोलिए, वरना म्यूट कर लीजिए। तो करंट एसेट्स में वो एसेट्स आते हैं जो डेली चेंज होते हैं, जैसे कैश। कैश डेली चेंज होता है, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 40,000, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, हर रोज चेंज होगा कैश। बैंक में बैलेंस, ये भी करंट एसेट है। स्टॉक, डेली आप खरीदोगे, डेली आप बेचोगे, स्टॉक की वैल्यू डेली चेंज होती है, ये भी करंट एसेट है। क्या क्या बता दिया मैंने, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, देनदार, जो आपको पैसे दे रहे हैं, वो रोजाना कभी उधार ले लेते हैं, कभी पैसे दे देते हैं, डेली चेंज होते हैं, डेटर्स। और बता देता हूं करंट एसेट के एग्जांपल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने किसी को एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया, आपने मुझे एनआईएसएम 8 की फीस एडवांस में पे कर दी, तो ये आपके लिए एसेट हो गई, आप चाहो तो वापस भी ले सकते हो, तो आपके लिए क्या हो गई, एसेट। लेकिन कौन सी एसेट, करंट एसेट, क्योंकि ज्यादातर 1 या 2 महीने के लिए ही होती है। आप कौन सा मुझे 4 साल के लिए एडवांस में पेमेंट करोगे, 1 या 2 साल के लिए करोगे, तो ये करंट एसेट्स का पार्ट है। आपने एग्जांपल लिख लिए होंगे सबने, अब थोड़ा सा बैलेंस शीट में पहले से लिखे हुए वहां पढ़ते हैं। तो फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट आ गई, इंटेंजिबल एसेट आ गई, और करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को डेटर्स भी बोलते हैं, देनदार जो आपको पैसे देंगे, और कैश और बैंक बैलेंस भी होता है। और अदर करंट एसेट में आप लिख सकते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये तो हो गई एसेट्स। अब आ जाते हैं लायबिलिटी। मान लीजिए अपन ने माल बनाया और किसी डीलर को दे दिया और उसको बोल दिया भैया 20 दिन के 21 दिन के अंदर पैसा देना, तो वो हमारा डेटर हो जाएगा ना वो सर? डेटर है, ठीक है सर। 21 दिन बाद जब वो पैसे दे देगा तो डेटर में से निकल जाएगा, फिर आपका कैश आ जाएगा। डेटर मतलब देनदार, क्रेडिटर मतलब लेनदार। आपने अगर किसी से उधार माल उठा लिया तो आप उसके डेटर बन गए, वो आपका क्रेडिटर बन गया। उसकी बुक्स में आप डेटर हो, अपनी बुक्स में उसे आप क्रेडिटर दिखाओगे, वो आपसे पैसे लेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इक्विटी पढ़ते हैं, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटी साइड में क्या आता है सर, एक तो आते हैं शेयर कैपिटल, जो आपने कैपिटल इशू की हुई है, शेयर्स इशू किया, वो यहाँ आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। आप कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, उसमें से 20 रुपीज का डिविडेंड बांट दिया, 20 रुपीज का डिविडेंड बांट दिया, तो बचे 80 रुपीज का क्या करोगे, वो रिजर्व एंड सरप्लस में पड़े रहेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है 10-15 साल के लिए, बैंक से लोन करवाया हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाई देगा। और अगर कोई और किसी तरह का आपका कोई पैसा उधार लिया हुआ है तो वो भी यही दिखाई देगा। करंट लाइबिलिटी वो जो डेली चेंज होती है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन, अगर आपने सीसी लिमिट बनवाई है वो डेली चेंज होगी। ट्रेड पेबल को क्रेडिटर भी बोलते हैं, ये भी डेली चेंज होते हैं। और अदर करंट लाइबिलिटी में क्या जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे एक्सपेंस जो देने बाकी हैं, तो वो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेपर में आया है, तो करंट लाइबिलिटी में ये आ जाता है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी बैलेंस शीट में तो बोलिए। आप एक ग्राफ चार्ट बनाया था ना सर, आपने एक बार वो चार्ट दिखाएंगे सर उस स्क्रीन पर? एसेट्स के लिए बनाया था। हाँ ठीक है सर, ठीक। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म।
शॉर्ट टर्म वाली को करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वाली में दो चीजें आती हैं, इक्विटी एंड रिजर्व और लॉन्ग टर्म लोन। बस ये तो इजी है। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अब लास्ट में होते हैं नोट्स। ये नोट्स भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। अब नोट्स क्या है? शेयर कैपिटल रिजर्व रिफ्लेक्ट द फंड रेजिस फ्रॉम द शेयर होल्डर एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये जो आप नोट में लिख देते हो इसे बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट, और ये नोट्स टू अकाउंट ही आपका स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। बोरिंग्स के बारे में बता दिया कि लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने साल बाद पेबल है, शॉर्ट टर्म को मैंने कैसे बनाया, फिक्स एसेट के बारे में बता दिया, इसके अंदर टेंजिबल भी इनटेंजिबल भी है, करंट एसेट्स के बारे में बता दिया, इक्वालिटी के बारे में भी बता दिया, जो भी आपको बताना था बता दिया। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो? और कैश फ्लो और फंड फ्लो। अब ये क्या होते हैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक किसी की कोई क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं। अच्छा ये बताइए, एक कंपनी ने एक साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। एक कंपनी ने एक साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, लेकिन फिर भी उसके पास डिविडेंड देने के पैसे नहीं है। ऐसा क्या हुआ होगा कि वो डिविडेंड नहीं दे पा रही? सर कंपनी के पास जो लाइबिलिटीज है मे भी उनका कि पहले इनका डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनको चुका दो। जैसे हो सकता है कंपनी ने लोन ले रखा हो, या अपकमिंग कुछ लाइबिलिटीज है कि इसके पहले ये सारी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज जैसे आपने बताया था उसमें इस तरह से कुछ हो। और डिविडेंड देना तो कोई लाइबिलिटी तो है नहीं कंपनी की, तो वो बाद में भी दे सकते हैं। प्रॉफिट हमारा दे नहीं दे, ठीक है। एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर है उसका शेयर बढ़ेगा घटेगा वो अलग चीज होगी। तो डिविडेंड के लिए कंपनी को भी मतलब लायबल नहीं है कि देना ही देना है। तो उस पैसे को हो सकता है वो अपने बिजनेस में और रीयूज करके और उसकी प्रॉफिट ग्रोथ कर ले अपने। और कोई है? हाँ, बिजनेस ग्रोथ के लिए मटेरियल में इन्वेस्ट किया होगा। चलिए दो बातें हो सकती हैं। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी का पैसा होना चाहिए, कहाँ जाएगा? दो बातें हो सकती है, या तो आप पिछला लोन चुका रहे हो उस पैसे से, आप अपने शेयर होल्डर को बोल रहे हो भैया देखो तुम्हें डिविडेंड नहीं दे रहा हूं लेकिन इस पैसे से पिछला लोन चुका रहा हूं, तो उससे क्या होगा? अगले सालों में तुम्हारे को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो अब की बार 1000 करोड़ कमाए थे क्योंकि 500 करोड़ इंटरेस्ट भी दिया था, अब इंटरेस्ट खत्म कर रहा हूं, अगले साल 1500 करोड़ हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो एक रीजन हो सकता है कि आपने अपना पिछले लोन चुका दिए होंगे, या दूसरा हो सकता है कि आपने नई फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर लिया होगा, कोई नई ब्रांचेस खोल ली होंगी, है ना, एक्सपेंशन कर लिया होगा। दो ही रीजन हो सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, क्योंकि हो सकता है ना वो एक्सपेंशन कर रही हो या लोन चुका रही हो। तो सिर्फ इस वजह से कि कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी है। एक डिविडेंड कंपनी बताता हूं जो साल में 30% तक का डिविडेंड हर साल दे देती है। 30% का डिविडेंड, नाम है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। 30% डिविडेंड दे देती है, लेकिन उसका रीजन क्या है वो बता देता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी लाइन ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। वेदांता कंपनी इंडिया की कंपनी नहीं थी, वो थी इंग्लैंड की कंपनी। कंपनी का नाम था वेदांता नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कंपनी थी वेदांता रिसोर्सेज। अब क्या हुआ, इंडिया उस टाइम गरीब था, तो वेदांता ने इंडिया से कहा सर हम आपके यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। एक्सप्लोरेशन मतलब आपके पहाड़ काटेंगे, उसमें से जो भी खनिज लवण निकलेंगे, जो भी मिनरल्स निकलेंगे, वो हम आपके इंडिया में बिकवा देंगे, उसमें हमें निकालने के पैसे दे देना बस, और हम पार्टनरशिप में बेच लेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास भी उस टाइम पर नया नया आजादी हुए थे, 1947 की बात है, तो नए नए आजादी हुए थे, तो वो कहने लगे ठीक है सर आ जाओ, हमें तो वैसे भी मिनरल्स की जरूरत है, तो जो भी निकलेगा उसमें 50% शेयर होल्डिंग हमारी। म्यूट कीजिए, कौन बोल रहा है? विनायक जी प्लीज। हाँ जी, तो रिलायंस उसने वेदांता रिसोर्सेज ने क्या कहा, इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि सर हम आपके इंडिया में आके थोड़ी सी खुदाई करेंगे, खुदाई करने से जो मिनरल्स निकलेंगे उसे बेच देंगे, और बेच के जो भी प्रॉफिट होगा बांट लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 50% हिस्सा हमारा और 50% तुम्हारा, आ जाओ। तो 50-50 की, या फिर गवर्नमेंट का शुरू में हिस्सा 90% भी था, तो गवर्नमेंट ने 90% हिस्सा अपने पास रखा, 10% उन्हें दिया,
और कहा ठीक है पैसे हम दोनों मिलकर लगाएंगे, 10% तुम लगाओ 90% हम लगाएंगे और खुदाई करेंगे, और फिर धीरे धीरे अगर हमें ठीक लगेगा तो हम अपना हिस्सा तुम्हें बेचते रहेंगे पैसों लेके। तो धीरे धीरे जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती थी वो वेदांता रिसोर्सेज को अपना हिस्सा बेच देती थी। आज ये हाल हो गया है कि वेदांता रिसोर्सेज में गवर्नमेंट का हिस्सा 15% रह गया और 85% में से 40-50% आप लोगों ने और हमने ले रखा है, और बचा हुआ 30-40% वेदांता के पास है, वेदांता रिसोर्सेज इंग्लैंड वाली के पास। अब इंग्लैंड वाली ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। इंग्लैंड वाली जो कंपनी है उससे हमारी कंपनी को कोई मतलब नहीं है, वो बर्बाद हो जाए होने दो, हमें तो अपनी कंपनी से मतलब है। लेकिन क्या है, वो वाली कंपनी के पास इस कंपनी के 40% शेयर है। तो वो वाली कंपनी हमारी इंडियन वाली कंपनी को बोलती है अरे भैया मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे दे। तो वो कहते हैं रुक जा भी देती हूं। तो क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, अपना लोन चुकाना है, तो जो इंडिया वाली वेदांता है वो डिविडेंड देती है। अब जब उस कंपनी को डिविडेंड देगी तो आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड मिलेगा तो सबको मिलेगा वरना किसी को नहीं मिलेगा। तो जब वो 100 बंदों को डिविडेंड देती है तो 60 को तो हमारे वालों को मिल जाता है, आपको और हमें और गवर्नमेंट को भी मिल जाता है। लेकिन जो 40 रुपए के बंदों को डिविडेंड जाता है वो उसी कंपनी को जा रहा है, इंग्लैंड वाली को। और क्योंकि इंग्लैंड वाली इस टाइम घिरी हुई है कर्जे से, तो वो हिंदुस्तान में उसकी 2-3 कंपनियां हैं वेदांता की, हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, वेदांता है, सारी की सारी कंपनियां बड़ा बड़ा डिविडेंड देती हैं। सिर्फ इसका रीजन यही है उस कंपनी को पैसे की जरूरत है। जब उसका लोन चुक जाएगा उसके बाद ये कंपनी डिविडेंड देना बंद कर देंगी। सिर्फ एक लोता लॉजिक है, वेदांता कंपनी को अगर लॉस भी हो जाता है ना तब भी वो डिविडेंड देती है। किसी साल अगर वेदांता को लॉस भी हो जाता है तब भी वो डिविडेंड देती है। प्रॉफिट हुआ 2000 करोड़ का, डिविडेंड देती है 12,000 करोड़, क्योंकि उसके पास रिजर्व सरप्लस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है पहले का। चाहे कुछ भी हो जाए, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, वो डिविडेंड देगी ही देगी, क्योंकि उसके इंग्लैंड वाले मालिक को पैसे की जरूरत है। तो ये चीजें हर किसी को पता नहीं होती हैं, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे कि जब कभी बात करो तो उसे लगे कि हाँ बंदे को नॉलेज तो है। कुशल जी, ये आपकी क्वेरी बोलिए। सर तो ये इन्वेस्टमेंट करना भी रिस्की इसमें तो नहीं, इन्वेस्टमेंट करना रिस्की नहीं कहूंगा मैं, मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। और कभी आप इसके स्क्रीनर पे जाके इसके डोगो देखेंगे ना, प्रॉफिट रेशियो 40% का प्रॉफिट अर्न करती है। भाई करना ही क्या है, खुदाई करनी है, सोना निकलेगा बेच देगी। खुदाई करने में कितना खर्चा आएगा, सोना तो सोने के रेट। बट सर अब जो इंग्लैंड वाली कंपनी है सर, अगर समझो ज्यादा कर्जे में आ गई, उसको उसका स्टेक बेचना पड़ा, वो तो 30% 40% डिस्काउंट में भी बेचने को बैठी। बस यही एक प्रॉब्लम है। हाँ, और एक और प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट भी अपना स्टेक बेचना चाहती है। गवर्नमेंट का तो ऐसा है, कोई भी कंपनी में तो वो 10-15% तो ऐसे ही नीचे बिकवा देते। बिल्कुल, बस यही एक रिस्क है जिसकी वजह से ये वाले प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर इतनी बढ़िया कंपनी है, 40% के तो मार्जिन है इनके, हर 2-3 डबल हो जाता है इसमें पैसा लगाओ तो रिस्की है, लेकिन लगाना चाहिए। मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, ओके, आपने लगाया तो तभी लगाएंगे अब। हाँ नहीं, बढ़िया, मेरे पैसे हर 3 साल में डबल हुए हैं। 25% का तो इसका डिविडेंड ही है, 4 साल रख लो, अपने पैसे तो वापिस ही आ जाएंगे। सही है, हाँ। शेयर लिया 50 रुपए, 4 साल में डिविडेंड आ जाएगा। जो 200 लगाए थे वो तो घर आ गए। अब चाहे 0 हो जाए शेयर, और 25% डिविडेंड मिलता ही मिलता है हर साल। साल में 4 साल में तो अपना पैसा घर आ रहा है। चलो मैं कह रहा शेयर 0 भी हो जाएगा, डिविडेंड में इतना मजा है इसके। तो सही है, नुकसान कहीं से तक नहीं है, लेकिन जिनको डिविडेंड अच्छा लगता है उनके लिए। अगली क्वेरी रामू जी बोलिए। सर इस तरह के केस में जैसे इंडियन गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती कि इनकी जो पेरेंट कंपनी यूएस में है वो इंग्लैंड में है, अच्छा, मुझे और उसकी मेजर शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। तो क्या हो गया? अच्छा, ऐसे नहीं लगाए उसने, फ्री में मिली है उसे। उसने पैसा दिया हुआ है, इस कंपनी को चला के खड़ा किया, मालिक है, जो मर्जी कर दे, उसका मन करेगा। अब अभी तो 30% डिविडेंड ले रहा, उसका मन करेगा 200% ले ले। कंपनी का पैसा है, मालिक ने कमाया, मालिक पैसा ले रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट इंटरवेन क्यों करेगी? तो वो वाली बात हो गई। रामू जी ने कंपनी बनाई, कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट करा। अब रामू जी ने कहा जी मैं 1000 करोड़ निकाल रहा हूँ। गवर्नमेंट गए, अरे तूने निकाल सकता। रामू कहेगा मैंने फिर काम ही क्यों करा इतना सारा, मेरी कंपनी, मेरी मर्जी, मैं निकाल लू ना निकाल लो, निकाल लो। बिल्कुल ऐसे ही ये जो वेदांता इंडियन कंपनी है तो वेदांता रिसोर्सेज की ना, तो जो मर्जी करे, उसका मन है जो मर्जी करे, उसका मन करेगा उठा के वेदांता को बेच देगा। अभी बताया तो सर ने कि अगर वेदांता को कर्जा है और वो अपना स्टेक बेचने पे आ जाए तो उसको तो रेट गिर जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़े दिन पहले उसने बेचे भी थे, हिंदुस्तान जिंक के शेयर बेचे थे, गिर गया था वो 20% गिर गया था एक ही दिन में।
हिंदुस्तान जिंक में उसने अपना स्टेक बेचा था वेदांता रिसोर्सेज ने, ठीक है। उससे थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान कॉपर में, अभी 2 साल पहले हिंदुस्तान कॉपर में गवर्नमेंट ने बेचा था अपना स्टेक, तो भी वो 20% गिर गया था। और वेदांता के पास हिंदुस्तान कॉपर के भी शेयर हैं, हिंदुस्तान जिंक के भी हैं। वेदांता जो है इन दोनों की होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी क्या होती है वो भी बताता हूं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? तो वेदांता सर आज वेदांता ने शायद 16 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया है। देख, अरे तो देती रहती है 16 रुपए का, साल में 4 बार देती है, 50-60 रुपए डिविडेंड देती है, 3 महीने में डिविडेंड देती है। उससे ब्याज भी नहीं दिया जा रहा इसकी बाहर वाली कंपनी से, तो ब्याज देने के लिए कहती है डिविडेंड दे दो। जब भी डिविडेंड देती है तो बेचारी का उसका ब्याज जाता है, हर 3 महीने में डिविडेंड लेता है वो इससे। वेदांता का पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, 20-25% का डिविडेंड देती है साल भर में। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया। और एक चीज बताता हूँ, थोड़े दिन पहले आप हिंदुस्तान जिंक खोल के देखना, थोड़े दिन पहले 8-10 दिन पहले हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड दिया होगा। तो पहले हिंदुस्तान जिंक देती है डिविडेंड, उसमें 80% स्टेक उसका है, 80 नहीं 60% स्टेक वेदांता का है। तो जब हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देती है तो डिविडेंड मिल जाता है वेदांता को। फिर 10 दिन बाद वेदांता डिविडेंड देती है, क्योंकि जो पैसा हिंदुस्तान जिंक से आया वही पैसा तो भेजना है वहां। फिर वेदांता डिविडेंड देती है, वो पैसा पहुंचता है इंग्लैंड। तो अल्टीमेटली घूम फिर के पैसा इंग्लैंड जा रहा है। लेकिन ये इलीगल नहीं है, लीगल है, जा सकता है, उसकी मर्जी है भाई, उसकी कंपनी है, जो मर्जी करे, गलत नहीं है इसमें कुछ भी, जाने दो। आप भी लगाओ इसमें पैसा, तो आपका लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, नुकसान का तो चांस ही नहीं है। और कंपनी 40% के मार्जिन है, अरबों खरबों की सेल है, मोनोपोली आइटम है, सोने चांदी की खाने हैं इसकी, अपनी कॉपर की, जिंक की, सोने की, चांदी की, इस तरह की खाने हैं इसकी। बस खुदाई करती रहती है और सबसे ज्यादा खाने इसी को अलॉट कर रखी है। आजादी के टाइम पर तो सारी खाने ले ली थी, आज तक छोड़ी ही नहीं, और ना के बराबर रेट में मिल गई थी कांग्रेस को रिश्वत दे देके। सर ऐसा कुछ क्राइटेरिया है क्या कि कंपनी जब प्रॉफिट होगा उसी केस में आप डिविडेंड दे सकते हो? ऐसा नहीं है कि लॉस में कंपनी है, डिविडेंड कैन पे डिविडेंड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स, वेदर इट मे बी बिलोंग्स टू करंट ईयर और मे बी ऑफ द लास्ट ईयर। तो वेदांता के पास इतना सारा प्रॉफिट रखा हुआ है पिछले साल लोग अरबों खरबों रुपए का, वो जितना मर्जी दे सकते हैं, चाहे करंट ईयर में प्रॉफिट छोड़ो लॉस भी हो जाए। तो एनी कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली प्रॉफिट्स एज डिविडेंड वेदर इट मे रिलेट्स टू द करंट ईयर और मे बी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो लिखा होता है ना बैलेंस शीट में, वो पिछले सालों का जमा करा हुआ प्रॉफिट है, उसमें से डिविडेंड दिया जा सकता है। तो सर और एक चीज है, शेयर प्राइस जो अप डाउन हो रहा है, इससे तो कंपनी का प्रॉफिट का कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई इशू नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट से एक तरफ बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। शेयर प्राइस के ऊपर नीचे होने से आप पे और हम पे फर्क पड़ता है, हमारे पैसे कम ज्यादा हो जाते हैं। हाँ कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं, कंपनी ने तो एक बार कोई लेना देना तो उसे पैसे मिल गए थे। अभी वो शेयर चाहे 100 का 1000 हो जाए, कंपनी को कुछ मिलेगा नहीं, और वो 100 का कंपनी से कोई कुछ लेगा नहीं। आपस में किसी का फायदा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। ये सारा झगड़ा तो आपका और हमारा है, कंपनी तो पैसे लेके बिजनेस कर रही है। ये कुशल शर्मा जी क्वेरी बोलिए। सर ये जो रिजर्व और सरप्लस है, अब कंपनी के पास इतना रिजर्व सरप्लस है कि 4 साल तक डिविडेंड दे सके? 40 साल तक दे सकते, इतना है। हाँ तो बस अभी शेयर लेके रख लिया तो भी रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है सर। तो वेदांता ले सकते हैं, और अगर किसी को कैश में लेना है तो हिंदुस्तान जिंक भी बढ़िया है, ये वेदांता वालों का ही है, और हिंदुस्तान कॉपर भी बढ़िया है, ये भी वेदांता वालों का ही है। अच्छा सर, ये एमटीएफ में लेके रखा तो कुछ है जमेगा? एमटीएफ में क्योंकि मार्जिन पे तो ब्याज लग जाता है ना सर, 12% ब्याज जाएगा, 25% तो मिल जाएगा। और अगर शेयर गिर गया तो? अब शेयर गिर गया तो ऐसे भी कौन सा बेच रहे, रोल ओवर तो कर ही रहे, डिलीवरी लेके रख रहे। रिस्की है, ले सकते हो। ठीक है ठीक है। फ्यूचर में भी लेके रख रखा है। अब वो फ्यूचर में थोड़ी डिविडेंड मिलेगा कुछ। अरे डिविडेंड मिलता है फ्यूचर में आपको। अच्छा हाँ हाँ, वो 5% के ऊपर रहा तो कुछ। अरे आपको तो नॉलेज बहुत बढ़िया है। सर 14 साल से सब ब्रोकर हूँ। अच्छा ब्रोकर है, चलिए। हाँ बहुत ब्रोकर्स को भी नहीं होती है नॉलेज जो आपको है, ये 5%। थैंक यू सर। ब्रोकर्स को भी नहीं पता है, लेकिन अगर आपको हाँ बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। वरना इतनी जल्दी समझ नहीं आता किसी को कि मैंने बोला नहीं उसमें भी मिलेगा, आपने पट से पकड़ लिया, 5% से ऊपर होगा तो मिलेगा। तो हाँ ये अभी चालू हुआ सर कुछ। हाँ सूर्यवंशी जी, 5% वाली बात क्लियर आपको? हाँ सर। वेरी गुड। विनायक जी बोलिए, क्या क्वेरी है? सर अभी वो फ्यूचर में डिविडेंड में भी बोल रहे थे 5% वाली। फ्यूचर से रिलेटेड बात है, वो एनआईएसएम 8 में बताएंगे। जिनको पहले से पता है उनके समझ में आ गई।
लेकिन कैश वाला ठीक में नहीं आएगी, उसके लिए पूरा एक चैप्टर है 2 दिन का, वो समझाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। NISM 8 में पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सबको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है। तो आज की जो मैंने आपको एक केस स्टडी समझाई है वेदांता पे, कैसी लगी? बढ़िया थी सर। लगभग डेली एक केस स्टडी में बताऊंगा ही बताऊंगा। तो 30 दिन की क्लास में 30 केस स्टडी ऐसे ऐसी बता दूंगा मैं आपको, जो इंडिया में बहुत किसी को नहीं पता। अब ये इतने साल से ब्रोकर हैं कुशल जी, आपको पता थी सर ये बातें? सर पता थी, लेकिन इतना मेरे को रिस्क लगता था कि ये कभी भी बेच देंगे और स्टॉक नीचे आ जाएगा। अभी प्रॉफिट वाली बात आपने मुझे बताई है कि इनके पास इतना रिजर्व। इंग्लैंड में वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, नहीं, ये तो सर मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को ये किसी को नहीं पता है। ये सारी बातें जो अंदर की बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उससे नॉलेज बढ़ती है। बाकी छोटी मोटी बातें तो आपको न्यूज़ चैनल वाले भी बता देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें ही मैं बताऊंगा। सर ये वेदांता की बात है ना, ये तो मैं तुमको बोलता हूँ 80% पब्लिक को वो इंस्टाग्राम की रील्स देख के पता चली। उनके जो टकले वो है, वो आके बोलते जो कि मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है, बस। वेदांता के बारे में कुछ नहीं। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी जी। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है इस बैच में। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, मतलब जैसे कुशल जी हो गए, रामू जी हो गए, और भी बहुत सारे। आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है, तो अच्छी क्वेरी आ रही है। जी कुशल जी बोलिए। सर हमारे नासिक में एक तपारिया टूल्स करके कंपनी है, जिसका सर आप ना रोज बाइंग के लिए ऑर्डर लगाएंगे तो भी स्टॉक नहीं मिलता, क्योंकि वहां सेलर ही नहीं है। और सर 10 रुपए का स्टॉक पे हर साल वो 12 या 13 रुपए डिविडेंड आते हैं। उसके करंट मार्केट प्राइस 1 या 1.5 रुपए है। ऐसे और भी बहुत कंपनी है। एशियन पेंट की जो होल्डिंग कंपनी है ना, हाँ बराबर, उसका भी ऐसा हुआ, उसका भी ऐसा ही है। वो 4 रुपए और उस पर डिविडेंड आ रहा है। उसपे एशियन पेंट की सारे शेयर है, 40% स्टेक है एशियन पेंट का। पूरी की पूरी कंपनी 1 करोड़ की है, और वो अरबों खरबों की तो शेयर का। फिर लेकिन जब सेबी ने करा तो वो एक ही दिन में 4 रुपए का शेयर 24-25 हजार का हो गया था। सही है। ऐसी कंपनीज तो मार्केट में बहुत सारी है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो एक आध ग्रुप में डाल देगा ताकि बाकी को बना हो जाए। लेकिन फायदा क्या होगा जब उसमें खरीद ही नहीं पाओगे? बेचने वाला कोई है ही नहीं। बेचने वाला कोई नहीं, बेचने को तैयार ही नहीं अपना शेयर। एक भी शेयर ट्रेड नहीं होता रोजाना। सर इनमें रिस्क भी रहती है कि अगर बढ़ने लगा तो जब गिरना चालू करते हैं तो लोअर सर्किट लगता जाता है। अरे जो कंपनी की बात कर रहे हैं ना, उसमें कोई रिस्क नहीं है। वो तो मिलनी तो चाहिए, एक बार शेयर तो मिल जाए। बेचने के तो कोई तैयारी नहीं है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। सर हमने वो कंपनी में प्रमोटर नहीं बैठा होगा। प्रमोटर के पास ही है सारा शेयर, वो बेच ही नहीं रहा। प्रमोटर और उसके फ्रेंड्स लोगों में हमने कांटेक्ट भी किया था सर। 1 रुपए की जगह 150 रुपए से लेने को तैयार थे कि 150 रुपए ले ले एक शेयर का, तो भी कोई बेचने को तैयार नहीं है। देगा। आप उन्हें 30,000 रुपए भी दोगे ना उस शेयर के, तो वो बेचने को तैयार ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वैल्यू नहीं है ना उसकी। कंपनी की वैल्यू 30,000 से भी ज्यादा है पर शेयर। ये क्या सा टपरिया जो है वो क्या जानबूझ के क्या मतलब अपना प्राइस मतलब घटा के रखा है क्या? नहीं, जो कंपनी डीलिंग ही नहीं कर रहे। जो कंपनियों की इक्विटी कम हाथों में होती है वो ट्रेडिंग नहीं हो पाती जब नहीं बेच। नहीं, एक चीज बताइए, जिसका 4 रुपया का मतलब शेयर प्राइस है, अगर उसको अगर 6 रुपया या 8 रुपया जो भी है उसको डिविडेंड आ रहा है, तो उसका शेयर प्राइस तो डिविडेंड ज्यादा आ रहा है। तो मतलब जिससे जितना कमा रहा है इससे ज्यादा वो दे रहा है, वो कैसे हो सकता है सर? ऐसे हो सकता है। और यहाँ पे सेबी का क्या रोल है? अरे मैं बता रहा हूँ, ऐसे हो सकता है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ये पेन जिसके पास होगा उसे 1 करोड़ रुपए महीना मिलेगा। ठीक है, ये पेन जिसके पास होगा उसे 1 करोड़ रुपए महीना मिलेगा। अब ये पेन है मेरे पास और मैंने ये पेन खरीदा था मान लीजिए 1 करोड़ का, तो अब इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या होगी? 1 करोड़, और 1 करोड़ रुपए महीना आ रहा है इस पे। अब 15 साल बाद आप पता मुझे क्या बोल रहे होगे, सर आप अपना 1 करोड़ वाला पेन 2 करोड़ में बेच दो ना, 1 करोड़ की वैल्यू है इसकी तो। लेकिन क्या मैं बेचूंगा? जिसपे 12 करोड़ साल का आ रहा, मैं क्यों बेचूंगा? इस पेन की वैल्यू है 5,000 करोड़, लेकिन मैं ट्रेडिंग नहीं हो पा रही इसमें। ट्रेडिंग हुई थी इसमें 1 करोड़ पे, तो इसकी लास्ट रुपए दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में तो इसकी वैल्यू 5,000 करोड़ है ना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि वो वाले शेयर की ट्रेडिंग 15 साल पहले हुई थी कम रेट पे, तो आज तक वही रेट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू ज्यादा है ना, वो बेच ही नहीं रहे। जब ट्रेड ना होना एक अलग बात है और एक्चुअल वैल्यू होना एक अलग बात है। अगर आप उसी बंदे को तपारिया
वाले को जाके कहोगे मैं तेरे 1 करोड़ में खरीदूंगा, बेच देगा? लेके लो, जाओ कहो से, सही वैल्यू बोलोगे तो वो बेच देगा। आप वैल्यू कम लगा रहे हो, जो उसकी सही वैल्यू है शेयर की वो बोलिए, वो दे देगा, और वो ऑफलाइन देगा आपको, आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करके आपसे पेमेंट ले लेगा। यहाँ पर फिर भी 4 रुपए दिखता रहेगा। बात समझ में आई जी? प्रजापति जी राम जी बोलिए। सर मतलब इस केस में अब ये कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो कंपनी का जो ओनर है वो चाहेगा भी क्यों कि डाइल्यूट करे ओनरशिप? ओनर तो सारा कंट्रोल उसके हाथ में ना, इसीलिए तो जैसे नहीं हो रही है, इसीलिए ट्रेडिंग नहीं हो रही, वो बेचना ही नहीं चाहता। हाँ चलिए जी, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास भी आपकी बोरिंग नहीं हुई है। कोशिश करेंगे डेली ऐसा ही हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं वो बता रहे हैं, और बस कैश फ्लो और फंड फ्लो बताने के बाद कर देंगे क्लास क्लोज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 4 एक्टिविटी होती हैं। पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहली का एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेशन मतलब सेल और परचेज, यानी पीएल से रिलेटेड आइटम और ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम ही आती है। तो इसमें क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है, उसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंस, जरा ध्यान समझना, नेट प्रॉफिट होता है, उसके अंदर ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस क्या? उनसे ऐसे एक्सपेंस जिसमें कैश नहीं जाता, जैसे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, सारे प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, ये तो करते हैं ऐड, और लेस करते हैं नॉन कैश इनकम, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इसके अंदर क्या होगा? नॉन कैश एक्सपेंसेस तो उल्टा करते हैं, ऐड एक्सपेंस को करते हैं ऐड और इनकम को करते हैं लेस, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस को भी ऐड और लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाती है, यानी कि अगर हमें अपनी ऑपरेशन से रिलेटेड कोई आइटम देखनी है तो यहां मिलेगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है? अगर आपने कोई एसेट सेल की है तो उससे पैसे आएंगे तो प्लस होता है, और अगर आपने परचेज किए फिक्स एसेट उससे पैसे जाएंगे तो माइनस होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का बाय करना और सेल करना इसके अंदर आता है। थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ लोन, शेयर्स और डिबेंचर का इश्यू करना, उससे पैसे आएंगे वो प्लस होता है, और पेमेंट करना, उसमें पैसे जाएंगे वो माइनस होता है। पेमेंट करने को रिडम्पशन भी बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए। जी कुशल शर्मा जी बोलिए। सर दोबारा रिपीट कीजिए ना एक बार। कौन सा वाला? पूरा? हाँ सर एक बार। विनायक जी आपकी क्वेरी बोलिए। हाँ सर, डिवेंचर और पहला वाला पोर्शन सेक्शन ये था ना, उसको रिपीट करना था। अच्छा, मैं पूरा एक बार रिपीट कर सकता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है? सेल और परचेज से रिलेटेड, जो गुड्स सेल और परचेज किया तो उससे रिलेटेड आइटम आएंगी, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी कि डेप्रिसिएशन पता है सबको? किसी को नहीं पता है तो बोल दीजिए। फिक्स एसेट में हर साल कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। आपने एक फर्नीचर खरीदा 10 लाख रुपए का, हर साल उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। उस कम होने वाली वैल्यू को ही डेप्रिसिएशन, हिंदी में ह्रास, अवमूल्यन बोलते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है, जो फिक्स एसेट की वैल्यू हर साल कम कर रहा है, वो एक तरह का लॉस है। वो लॉस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय उसे एड बैक कर दिया जाता है, क्योंकि वो नॉन कैश है और हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर को हटाना है। हटाना है तो मतलब आपने पहले लेस किया हुआ था उसे एड बैक कर दो वापस, मतलब एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और इनकम्स को करते हैं लेस। नॉन कैश होनी चाहिए बस, और रिलेटेड टू अदर एक्टिविटी होगी तो भी, जैसे इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव। अगर इंटरेस्ट पे किया होगा तो खर्चा है, ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट रिसीव किया होगा तो इनकम है, लेस कर दोगे। उल्टा करते हैं ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उल्टा करते हैं। तो ये उसके बाद मैंने बताई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम फिक्स एसेट अगर बाय की होगी तो पैसा जा रहा है, माइनस कर देंगे, और फिक्स एसेट सेल की होगी तो पैसा आ रहा है, प्लस कर देंगे। बस दो ही चीजें आती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, दो ही चीजें आती हैं, फिक्स एसेट बाय, फिक्स एसेट सोल्ड। लास्ट एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोन, डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करते हैं। लोन वो है जो बैंक से लिया, डिबेंचर्स वो है जो पब्लिक से लिया लोन, और इक्विटी वो है जो इक्विटी शेयर है,
अब अगर आपने इक्विटी शेयर, डिबेंचर या फिर लोन पे किया तो पैसे गए, माइनस होगा। अगर आपने मार्केट से पैसा उठाया, डिबेंचर से उठाया या फिर लोन से उठाया या इक्विटी शेयर इशू करके उठा लिया, तो पैसा आया, प्लस होगा। इंटरेस्ट पे किया तो इसमें लेस हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, इंटरेस्ट पेड ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया था और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करते हैं, ये दो जगह जाता है इंटरेस्ट पेड। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव भी दो जगह जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस किया था और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट में मिलता है इंटरेस्ट। तो फिक्स एसेट वाला इंटरेस्ट जब मिलेगा तो इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट पे करोगे तो वो लोन पे करोगे, इसलिए वो फाइनेंसिंग में जाके लेस होगा। किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, और ये छोटी छोटी चीजें अपने पास नोट कर लीजिए। कोई क्वेरी है तो बोलिए। सर ये सारी फील्ड्स याद करना पड़ेंगी, किस सेक्शन में क्या आता है, वो 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाके क्लैरिटी होगी, और वो कि हाँ ये उस एंट्री का पार्ट है, ये उस हेड का पार्ट है। हाँ, फॉर्मा मैंने आपको पहले से बना कर दिया हुआ है, आपने वो लर्न करना है। पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, भाई इंटरेस्ट पेड किया तो कहाँ आएगा, आपको बताना पड़ेगा, दो जगह आएगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा और फाइनेंसिंग में लेस होगा। अगर इक्विटी शेयर इशू करे तो कहाँ आएगा, तो आपको पता है इक्विटी शेयर से रिलेटेड चीजें फाइनेंसिंग में आती हैं, और इक्विटी शेयर इशू करने से पैसा आएगा तो ऐड हो जाएगा, है ना। देखिए ये अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज है, मैं अकाउंटिंग ऊपर ऊपर से तो पढ़ा सकता हूँ लेकिन पूरा समझा नहीं सकता, वरना कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर 1 महीना लग जाएगा चलाने में। तो मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, और पेपर में भी ऊपर ऊपर से ही आएगा, और जब आप एनालिस्ट बन जाओगे तो ऊपर ऊपर से भी अगर आपको समझ में आ गया तो उतने से भी आप एनालिसिस कर लेते हो। लेकिन जिसको अंदर तक आता होगा जरा ज्यादा अच्छा एनालिस्ट बन पाएगा, तो सीखना चाहिए आपको। जी विनायक जी, कोई क्वेरी? सर जनरली ऑफिस में भी कोई कंपनी का रेवेन्यू रिजल्ट्स आते हैं तो बोलते हैं कि कैपेक्स एंड ओपेक्स, सो वो दो वर्ड्स का मीनिंग समझाएं। कैपेक्स का मतलब होता है कि आपने अपने को एक्सपेंड किया, आपने कहीं और पैसा लगाया, कोई और प्लांट मशीनरी खरीद लिया, कोई और बिल्डिंग खरीद ली, कोई और प्लांट लगा लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ओपेक्स का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपने अपने खरीदने बेचने से रिलेटेड कोई खर्चा करा है, उससे आपकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कोई एसेट नहीं बढ़ी। ठीक, तो अगर आपने खर्च किया हो किसी चीज को ठीक कराने में, मान लीजिए एक मशीन थी उसे आपने ठीक कराया तो वो ओपेक्स है, लेकिन एक नई मशीनरी खरीद ली तो वो कैपेक्स है। ओके, पेपर में आता है, और ये आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है सर। और किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कैश फ्लो सिखा दिया, और लास्ट होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ओपनिंग वाली ऊपर लिखते हैं और क्लोजिंग वाली नीचे लिखते हैं, और पूरा कैश फ्लो बराबर आ जाता है। इसमें क्या क्या चीज आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? कैश आ जाता है, बैंक आ जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाती है। ये तीन चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, बस ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है सब पढ़ना है, और ये क्वेश्चन आ गए करके लाने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बना के लाना है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे आप, यहाँ पर सेल्स लिखोगे 5 लाख। सर एक बार और बता देंगे पीछे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या जो आपने पॉइंट्स लिखे थे? एक तो कैश आ गया, एक बैंक बैलेंस, और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी। ऐसी सिक्योरिटी जो आप कभी भी बेच सकते हो, तो उसे कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है वो। इंपॉर्टेंट चीज तो ये आई, देखो ये क्वेश्चन करके लाने हैं और ये करके ही लाने हैं। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना मैंने आपको बताया था, उसमें सेल इधर की साइड आती थी, तो 5 लाख सेल पे लिखो, ओपनिंग स्टॉक 80,000 यहाँ लिखना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ होता था 1 लाख, परचेज यहाँ होती थी 2,50,000। तो मैंने कहा था उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता था, याद है? इसे टोटल करोगे 6 लाख, 6 लाख में से दोनों लेस करोगे, 80,000 था, 2,50,000 था, तो 330 हो गया। 6 लाख में से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। 2,70,000 इसका आंसर है। इजी सर, इस तरह से ही एग्जाम्स में आते हैं जो आपने जो लिखा हुआ है, इसीलिए तो दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एकदम इजी। और एकदम से कर लेना। फिर मैंने उसका सोल्यूशन भी करके दिया है नीचे, देखो। तो सोल्यूशन देखना मत, पहले खुद करना, नहीं समझ में आएगा तो सोल्यूशन से सीख लेना। अब इसमें नई चीज क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालोगे, फिर एक और फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ से आपको दो फॉर्मूले याद हो गए, ये दो फॉर्मूले याद कर लो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर लो क्वेश्चन को, दोनों तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी करना आना चाहिए। तो मैंने दोनों तरीके से आपको सिखा दिया, क्योंकि अगले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन वो फॉर्मूले से ही होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं हो पाएगा। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो कल आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके लाने, अगर आप नहीं कर पाए तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। कितने हैं? सिर्फ 6 के बाद व्हाट इज चाइनीज वॉल मैं कल पढ़ाऊंगा। बस आपने यहां तक करके लाना। देखो कितना छोटा सा मैंने जो है होमवर्क में बहुत कम देता हूं, लेकिन जितना होमवर्क देता हूं वो करके रोज लाना है। समझ में नहीं है, फिर वही वाली बात है, सर मैं तो फेल हो गया। बस मैं कड़वा हूं लेकिन सच्चा हूं। अगर आप होमवर्क टाइम से नहीं करोगे तो एक तो आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, फिर आप क्लास भी छोड़ोगे और आपको समझ भी नहीं आएगा और पेपर में भी पास नहीं होगा। लेकिन जो छोटा मोटा होमवर्क देता हूं मैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं, 15 मिनट में हो जाएंगे। अगर ये 15-20 मिनट आप लगा लोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, फिर मेरी क्लास में पढ़ने में मजा भी आएगा। नहीं करोगे तो 15 दिन बाद देखोगे सर अब आपके पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, गलती आपकी है, कहोगे मुझे क्योंकि आपने पिछला ही नहीं करा, अगला कहां से समझ में आएगा। तो सभी के सभी स्टूडेंट जितना मैंने पढ़ा दिया ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साइड बाय साइड आपकी NISM 15 का स्टडी मटेरियल आपके पास होगा। उस स्टडी मटेरियल के भी शुरू के कुछ चैप्टर के कुछ पेज, जितने पेज मैंने पढ़ा दिया उतने पेज वहां से पढ़कर आना टॉपिक वाइज। जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ उतना ही टॉपिक उस बुक से भी पढ़ लो, और कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लो। अगर किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो अभी मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, तो उससे भी आप पढ़ते रहिए साइड बाय साइड। उसमें भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए सर स्टडी मटेरियल भेज दीजिएगा। मैं स्टडी मटेरियल अभी भेज देता हूँ, और मैं जो आपको क्लास अपलोड